स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ मिसलेनियस आइटम के बारे में कह सकते हैं जो कि आपके सब स्टेशन में रहता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर बात करें तो मतलब कि जैसे कि ट्रांसफार्मर हो गया या फिर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हो गया, करंट ट्रांसफार्मर हो गया, है ना, आइसोलेटर हो गया। ये सभी क्या होता है कि सब स्टेशन में रहता है। तो जो स्विचिंग स्टेशन होता है या जो कंट्रोल पोस्ट रहता है उसमें भी बहुत सारे इक्विपमेंट रहते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या क्या इक्विपमेंट रहते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, लाइटनिंग अरेस्टर, स्विचिंग करने के लिए आइसोलेटर रह सकता है, वहां पे एक क्यूबिकल फॉर्म बना हुआ रहेगा। समझ में आ रही बात? तो ये सारे इक्विपमेंट रहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए कुछ विशेष इसमें पढ़ने के लिए अब नहीं बच रहा है फर्स्ट यूनिट में। अगर उस पे कुछ विशेष होगा तो मैं बताते चलूंगा। लेकिन अब मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर की बात करें तो अब ट्रांसफार्मर के बारे में हम उसके कंस्ट्रक्शन का या वर्किंग के बारे में तो बात नहीं कर रहे। बस ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसका वोल्टेज रेटिंग क्या होगा, उसमें और क्या एक्स्ट्रा हो सकता है थोड़ा बहुत, वो मैं ऐड कर सकता हूँ। बाकी तो ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एटसेट्रा जो भी उसका वर्किंग पोर्शन होगा या कंस्ट्रक्शन पार्ट होगा वो सब आप लोगों ने पढ़ा है मशीन में, एसी मशीन में पढ़ रहे होंगे आप। ठीक है, तो ये हो गया। अब जैसे मेजरमेंट में पढ़े होंगे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो हम वो बस एक थोड़ा सा मतलब बता दे रहे हैं कि हाँ सब स्टेशन में ये होता है। अब हम उसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। ठीक है, वो आप पढ़िए ध्यान से, जहां भी पढ़े, जिस पेपर में भी पढ़े हैं। और जैसे मेजरमेंट में पढ़े होंगे जनरली करंट ट्रांसफार्मर या पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, लाइटनिंग अरेस्टर की बात करेंगे तो स्विच गियर प्रोटेक्शन में पढ़े होंगे। डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइटनिंग अरेस्टर होता है, हॉर्न गैप टाइप से होता है ना, और भी अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक, तो उन सब प्लेसेस पे आपने ये सब इक्विपमेंट के बारे में पढ़ा है, काफी डिटेल में जाकर पढ़ा होगा आपने। तो सब स्टेशन या जो कंट्रोल पोस्ट होता है उसमें क्या सारा इक्विपमेंट होता है, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो हेडिंग आपका है मिसलेनियस इक्विपमेंट्स एट कंट्रोल पोस्ट और स्विचिंग स्टेशन। जो स्विचिंग स्टेशन होगा जहां से कि हम एक जो सप्लाई होगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस में हम ट्रांसफर करेंगे, स्विच करेंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ आइसोलेटर कह सकते हैं या सर्किट ब्रेकर कह सकते हैं या इंटरप्टर कह सकते हैं। तो उन सब की मदद से जो कंट्रोल पोस्ट होता है या फिर जो स्विचिंग स्टेशन होगा वहां पे हम लोग क्या इक्विपमेंट लगा कर रखेंगे, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। जैसे आप मान लीजिए कि अगर बात करें हम पैरेललिंग पोस्ट का ही बात करें, इन द सेंस सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट, तो वहां पे भी तो बहुत सारे इक्विपमेंट होंगे, है ना। कोई ना कोई तो आप एक फेंसिंग बना करके घेर के रखे होंगे वहां पे प्रोटेक्शन के पर्पस के लिए। तो वहां पे अब आपने कंट्रोल रूम बनाया होगा जिसको कि आप क्यूबिकल बोल रहे थे, है ना। तो उसमें अब लाइटिंग वगैरह होगा या आप जो इंटरप्टर वगैरह यूज कर रहे थे तो उन सब के लिए भी हमारे अपने को इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत था। 3 फेज का जरूरत नहीं था, सिंगल फेज का जरूरत था। जैसे कि आपको बल्ब जलाना होगा, वो पूरा जो आपने मान लीजिए कि पैरेललिंग पोस्ट, जो सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट बनाया या सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट बनाया, कहीं पे आपने फीडिंग पोस्ट बनाया या एलिमेंट्री सेक्शन होगा, तो वहां पे आपने क्या आएगा कि लाइटिंग पर्पस के लिए भी तो कुछ ना कुछ इक्विपमेंट लगा के रखेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि वो अंधेरा में होगा, है ना। तो अब मान लीजिए कि लाइटिंग पर्पस के लिए लगा के रखे होंगे, तो लाइट जो जलेगा, अब एक क्यूबिकल बनाए होंगे, रूम बनाए होंगे, तो उसमें एक फैन भी रखे होंगे, सॉकेट भी चार्ज करने के लिए रखे होंगे, फिर बैटरी चार्जर होगा, तो मतलब बैटरी चार्ज करने के लिए भी सॉकेट आपने दे रखा होगा। तो इस तरह से आपने हर एक लोड को अलग अलग डिवाइड करके रखा है जो कि हमारा सिंगल फेज पे ऑपरेट होता है। तो उसके लिए हमें सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की भी जरूरत पड़ेगी। अब 3 फेज भी लगा सकते हो तो उसको हम क्या करेंगे, फिर 3 फेज 4 वायर में कन्वर्ट करें, तो इतना मेहनत हम क्यों करें, हम डायरेक्ट सिंगल फेज का ही रखेंगे। क्योंकि ऑलरेडी अपने पास 25 केवी ट्रांसफर 25 केवी वोल्टेज 25 केवी वोल्टेज जो है रहता है। हम उसको क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे, मतलब लेवल को चेंज कर लेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के सहारे उसको हम 230 में डायरेक्ट कर लेंगे और हम सीधा सीधा यूज कर सकते हैं। तो हम लोग ज्यादा मेहनत ना करके या ज्यादा हम कॉस्ट ना लगा के सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर लगा लेते हैं, ताकि हमारा जो भी लाइटिंग पर्पस के लिए हो या बैटरी चार्जिंग करने के लिए हो या फैन वगैरह जो होगा डोमेस्टिक लाइट के लिए, हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रांसफार्मर। ठीक, लाइटनिंग अरेस्टर रहता है सर। अब लाइटनिंग अरेस्टर की बात अगर आप करते हैं तो लाइटनिंग अरेस्टर क्यों लगाया जाता है,
ठीक है। लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में आप लोग पढ़े होंगे स्विच गियर प्रोटेक्शन में। तो लाइटनिंग अरेस्टर जनरली क्या होता है, जो जिसको कि अपने भाषा में ठनका बोलते हो आप, ठीक है, बहुत जगह ऐसा बोला जाता है ठनका, या बिजली आप बोलते हैं, बिजली कड़कना, जो बिजली चमकता है या कड़कता है तो उसको कहीं कहीं आप लोग ठनका भी बोलते हो। तो वह जो होता है, देखते होंगे कि जहां पे भी गिर जाता है वहां उस आसपास का एरिया जो है मतलब पूरा स्पॉइल्ड हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो उन बर्बादी से बचने के लिए, या आप ऐसा कर सकते हैं कि जो इक्विपमेंट हमारा लगा हुआ है जिस सब स्टेशन में, अगर सोचिए कि उसके ऊपर अगर बिजली कड़कता है और गिर जाती है तो वो पूरा का पूरा हमारा जो पोस्ट बनाया हुआ है वो तो बर्बाद हो जाएगा। मतलब वहां पे जो आपने खर्च करा है वो हमारा क्या होगा, मतलब बेकार, बर्बादी हो गया। तो उससे बचने के लिए, वही हमारा जो बिजली से बचने के लिए आप कह सकते हैं, जो मैं लाइटनिंग की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये बिजली की बात नहीं, इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं लाइटनिंग की बात कर रहा हूँ। तो उस लाइटनिंग से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर लगाते हैं, ठीक है, लाइटनिंग अरेस्टर लगाते हैं। और लाइटनिंग अरेस्टर जो होता है आपका एंट्री पॉइंट पे ही रहता है, या टॉप मोस्ट में, एंट्री पॉइंट पे ही हम लगा देते हैं, टॉप मोस्ट पे जो सबसे ऊपर होगा वहां पे हम क्या करेंगे, लाइटनिंग अरेस्टर को लगा देंगे। और ये भी ध्यान रखिएगा कि लाइटनिंग अरेस्टर जो होता है इक्विपमेंट के पैरेलल में कनेक्ट होगा, ताकि रेसिस्टेंस हमारा क्या हो, कम हो। आपको पता होगा रेसिस्टेंस जो होगा जब आप पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो कम हो जाता है, ठीक है, ये सब नेटवर्क में आप पढ़े होंगे। तो वहां रेसिस्टेंस कम हो, ताकि जब भी कभी हमारा अगर लाइटनिंग होता है तो डायरेक्ट हमारा रेसिस्टेंस कम होने की वजह से वो लाइटनिंग हमारा डायरेक्ट कहाँ पे, अर्थ में बरीड हो जाए और हमारा इक्विपमेंट क्या हो, सेव हो जाए। तो ये हमारा था लाइटनिंग अरेस्टर। अब बात करते हैं, होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। देखिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जनरली क्या होता है, आप पढ़े होंगे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, ठीक है, जनरली इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर पढ़े होंगे। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर आपके दो प्रकार के होते हैं, एक करंट ट्रांसफार्मर और दूसरा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये भी जनरली क्या होता है कि हाई रेंज ऑफ करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब अधिक करंट है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, करंट ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करके हम उस करंट को मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे रेशियो के वाइज में, जैसे मान लीजिए कि हमारा कहीं पे 500 एम्पियर करंट है, तो उस एम्पियर को हम रेशियो में बनाकर रखते हैं। तो जब हम रिसीव कर रहे होंगे या मेजर कर रहे होंगे तो वहां पे हम मान लेते हैं कि 5 मिला एम्पियर। तो इसका मतलब है कि अगर एस टी में 200 है और एल टी में 5 है तो 200/5 का रेशियो हम लगा के रखें। समझ में आ रही बात? तो इस नहीं मतलब समझ रहे हैं? तो जो सिटी में है तो एक रेशियो बना के रखते हैं जिसको आप सिटी रेशियो भी बोलते हैं। तो वहां पे हम क्या करते हैं, हाई करंट को क्या करते हैं, हम मेजर करते हैं। अधिक बहुत ज्यादा जो करंट रहेगा उसको हम क्या करेंगे, मेजर करके करते हैं। ट्रांसफार्मर के अंदर भी आपका एक सिटी लगा हुआ होता है, ध्यान रखिएगा। जो आपका बुशिंग होता है ना, तो बुशिंग का जो कंडक्टर होता है उसी में आपका क्या होता है कि सिटी लगा हुआ होता है, ठीक। और भी जो होता है करंट मेजर करने के लिए आपके स्विचिंग स्टेशन में भी, ट्रांसफार्मर में नहीं, ट्रांसफार्मर के बाहर भी आपका क्या होगा, सीटी लगा रहेगा। अब आते हैं उसी में जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के दो प्रकार, एक सीटी और दूसरा पीटी, एक करंट ट्रांसफार्मर और दूसरा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। अब देखिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का यूज क्या होता है कि वह अधिक वोल्टेज को मेजर करता है। मतलब ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज जो होगा, हाई वोल्टेज होगा, उसको वह क्या करेगा, मेजर करेगा। यह भी रेशियो में ही करता है, ठीक है, कैलकुलेट करके निकाल लिया जाता है उसको। अगर जैसे कि मैं बोलूं कि अब कहीं पे अगर 200 वोल्ट है तो इसको यह कम वोल्ट में शो करे, कम वोल्ट में दिखाएगा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो आपको यहाँ पे रेशियो दिया रहता है कि कितने रेशियो में है, तो उस हिसाब से हमको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ वोल्टेज, एक्चुअल वोल्टेज हमारा 200 रहा होगा। अगर यह 5 दिखा रहा होगा तो 200 रहा होगा, तो मतलब 200/5 का रेशियो रहा होगा। कुछ इस तरह से करंट में भी होता है, कुछ इसी तरह से आपका पोटेंशियल पीटी में भी होता है, ठीक है, वोल्टेज में भी होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो हमारा क्या हो गया, हाई वोल्टेज को मेजर करने के लिए हम लोग लगा के रखते हैं, ताकि जो भी वोल्टेज होगा उसको हम मेजर कर पाए कि हमारा वोल्टेज वेरिएशन कितना होगा। इसमें एक चीज और होता है, यहाँ पे जब हम ट्रांसफार्मर की बात कर रहे थे तो वहां पे हम एक वोल्टेज रेगुलेटर भी लगाते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब क्या है कि वोल्टेज को वो कांस्टेंट करके रखता है, मतलब स्टेबलाइज करके रखता है। अगर वोल्टेज बढ़ गया घट गया तो वो ऐसा नहीं होता है। कभी आप देखे होंगे स्टार्टिंग फेज में
या ज्यादा टाइम नहीं, 5 साल 7 साल पहले की बात, या अभी भी देखे होंगे, अभी भी आप घर में देखते होंगे वोल्टेज स्टेबलाइजर लगा हुआ रहता है। जैसे ही आपके घर में वोल्टेज अप एंड डाउन होता है तो उस हिसाब से हमारा जो स्टेबलाइजर है क्या होता है, अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, जैसे कि आप पढ़े होंगे जो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जब पढ़े होंगे, नहीं सॉरी, ऑटो ट्रांसफार्मर जो आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर जो डिम्बर स्टेट होता है तो उससे आप वोल्टेज को क्या कर सकते थे, कंट्रोल कर सकते थे एसी में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, ऑटोमेटिकली हम लगा के रखेंगे, जैसे ही वोल्टेज अप डाउन होगा तो हम वोल्टेज स्टेबलाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम वोल्टेज, यहाँ पे भी हम वोल्टेज स्टेबलाइजर लगा के रखते हैं ट्रांसफार्मर में, ताकि जो भी वोल्टेज वेरिएशन हो, फ्लक्चुएशन हो, उसको स्टेबलाइज करके रखे। ठीक, अब एक लास्ट आता है सर क्यूबिकल। क्यूबिकल के बारे में आपको पता होगा कि ये जो छोटा सा रूम, मतलब 10 बाय 10 का रूम, जो जिस रूम में आप रह रहे हो उतने बड़ा एक रूम, उतना ही बड़ा एक रूम बना लिया जाता है, और उस रूम में जो भी आपका कंट्रोलिंग इक्विपमेंट होगा, या जैसे चार्जिंग इक्विपमेंट होगा या रिमोट होगा, तो उसको चार्ज करने के लिए, या फिर आप जो रिमोट से ऑपरेट कर रहे हो तो उसको रखने के लिए, मतलब एक तरह से प्रोटेक्शन के लिए हम क्या कर रहे हैं, उस क्यूबिकल में उस इक्विपमेंट को रखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्यूबिकल बनाते हैं। तो ये कुछ सारे इक्विपमेंट था जिसको कि आप मिसलेनियस आइटम में कह सकते हैं, जो कि कंट्रोलिंग पोस्ट में या सब स्टेशन में रहता है। ध्यान दीजिए इधर सर, अब सर्टेन इक्विपमेंट आर इंस्टॉल, एक कुछ निश्चित इक्विपमेंट कहते हैं, कुछ इक्विपमेंट जो होता है इंस्टॉल किया जाता है एट अ वेरियस पॉइंट्स टू प्रोटेक्ट द लाइंस, टू प्रोटेक्ट द लाइंस। लाइंस का मतलब क्या, यहाँ जो आप 25 kV का लाइन लाए हो, या 132 kV का लाइन ला रहे हो, या 230 का लाइन आप थोड़ा सा बिछा के जो ले जाओगे, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो उस लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए, या टू मॉनिटर द अवेलेबिलिटी ऑफ अ पावर सप्लाई, या मॉनिटर का मतलब क्या हो गया, मेजर करना। तो जो आपके पोस्ट पे पावर अवेलेबल है, जो सप्लाई अवेलेबल है, वोल्टेज अवेलेबल है, उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए, एंड प्रोवाइड अदर फैसिलिटीज, और कुछ अलग फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कुछ इक्विपमेंट को हम लोग इंस्टॉल करते हैं। कहाँ पे, फीडिंग पोस्ट में हो सकता है, आपका सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट में होगा, या सेक्शनिंग एंड फीडिंग पोस्ट में होगा, सब सेक्शनिंग एंड पैरेललिंग पोस्ट में होगा। तो कंट्रोल पोस्ट जो भी होगा या स्विचिंग स्टेशन, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, इसको लगाते हैं। अब दे आर एन, वह कौन कौन सा इक्विपमेंट है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट वन हम लोग कह रहे हैं कि लाइटनिंग अरेस्टर। ठीक है, देखिए इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बार बार बोल रहा हूँ, आप स्विच गियर प्रोडक्शन में डेफिनेटली यू आर गोइंग थ्रू दिस लाइटनिंग अरेस्टर। आप इस लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में पढ़ रहे होंगे, डेफिनेटली पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लाइटनिंग अरेस्टर का कंस्ट्रक्शन वगैरह के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। ये क्या होता है कि इट इज प्रोवाइडेड एट अ कंट्रोल पोस्ट, यह जो होता है कंट्रोल पोस्ट पे प्रोवाइड किया जाता है टू प्रोटेक्ट एवरी सब स्टेशन अगेंस्ट वोल्टेज सर्जेस। ठीक है, वोल्टेज सर्जेस से प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब जो भी इक्विपमेंट वहां पे लगा हुआ है, उस इक्विपमेंट को वोल्टेज सर्जेस से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर को लगाते हैं। सर्जेस का मतलब होता है हाई वोल्टेज। ठीक है, हाई मतलब अधिक, बहुत ज्यादा, तो यहाँ वोल्टेज सर्जेस का मतलब हो गया ये हाई वोल्टेज है। ऐसे भी जनरली अगर सर्जेस भी बोल देता है तो अंडरस्टूड है सर कि यह हाई वोल्टेज होगा। ठीक, आगे देखिए, लाइटनिंग इज कनेक्टेड इन अ पैरेलल विद द इक्विपमेंट टू बी प्रोटेक्टेड एट, यहाँ पे सब स्टेशन कर लीजिए सर, ये क्या हो जाएगा, सब स्टेशन। तो जो लाइटनिंग अरेस्टर होता है, वह लाइटनिंग अरेस्टर हमारा इक्विपमेंट के पैरेलल में कनेक्ट होता है, या किस लिए, तो जो भी सब स्टेशन में इक्विपमेंट होगा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। क्लियर है यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर। ध्यान दीजिए कि आपको जब मैं बता रहा होगा फीडिंग पोस्ट या सब सेक्शनिंग पोस्ट, जिसमें भी बताया होगा, उसमें आपको मैंने बनाया होगा या बताया होगा कि एक ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर लगाया हुआ रहता है 25 kV ऑब्लिक 230 kV, है ना। क्यों, ताकि वहां पे जो आसपास में एरिया है, इन द सेंस एरिया, बाहर में पॉपुलेटेड एरिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो फेंसिंग के अंदर का एरिया है उसमें लाइटिंग मिल सके, है ना। तो अब इसको भी देख लेते हैं। यह होता है, देखिए 25 kV ऑब्लिक 230 वोल्ट, मतलब प्राइमरी में आपका 25 kV होगा और सेकेंडरी में आपको कितना मिल रहा होगा, 230 वोल्ट। ठीक है, 25 kV ऑब्लिक 230 वोल्ट, 25 kV ST, 230 kV
LT। यहाँ पे इसका क्लियर है कि यहाँ हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज कर रहे होंगे और यह 25 kV आपका फीडिंग पोस्ट से आ रहा होगा और यह जो 230 वोल्ट होगा यह ट्रांसफार्मर हमारा लेवल को चेंज कर रहा होगा। ध्यान रखिएगा ये 10 kVA को भी आप मार्क कर लीजिएगा, पूछा जाएगा कि स्विचिंग स्टेशन में ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर कितने kVA का यूज किया जाता है, तो 10 kVA। तो 10 kVA कैपेसिटी इज इंस्टॉल्ड to provide 230 volt 50 hertz supply required for operation of remote control equipment। देखिए जो ट्रांसफार्मर होता है उसका रेटिंग कितना होगा 10 kVA है ना, और क्यों प्रोवाइड किया जाता है ताकि 230 वोल्ट से या फिर एट 50 हर्ट्ज सप्लाई हम प्रोवाइड कर पाए किसको, फॉर ऑपरेशन ऑफ अ रिमोट कंट्रोल इक्विपमेंट। रिमोट कंट्रोल इक्विपमेंट जैसे इंटरप्टर को भी आप देखिएगा कि रिमोट कंट्रोल हम लोग रिमोट से कंट्रोल कर रहे थे, ऑटोमेटिक था, ठीक है, ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर जो टीपीसी आपने पढ़ा होगा। तो उसको ऑपरेट करने के लिए भी हमें जरूरत पड़ेगा कितना 230 वोल्ट। नेक्स्ट चार्जिंग द बैटरी, चार्जिंग द बैटरी, बैटरी को चार्ज करने के लिए भी हमको अब 11,000 से या 25,000 से तो हम नहीं चार्ज करेंगे बैटरी को, समझ रहे हैं बात को। कभी लगा के देखिएगा आप अपना मोबाइल, जाइएगा कभी सब स्टेशन में, कहिएगा सर 11,000 वाला सप्लाई से हम अपना मोबाइल चार्ज करना चाह रहे हैं, कीजिएगा, कुछ तूफानी हो सकता है, कुछ अच्छा मतलब खोज सकते हैं आप, है ना, जस्ट ट्राई कीजिएगा, बट मेरा नाम मत लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बैटरी चार्ज करने के लिए भी मतलब जो डोमेस्टिक वोल्टेज है 230 वोल्ट वही वोल्टेज का इस्तेमाल किया जाता है आपको बैटरी चार्ज करने के लिए। जो चार्जर होगा वह कन्वर्ट कर देता है डीसी में। तो ये हो गया आपका चार्जिंग द बैटरीज। फिर होता है सिग्नलिंग एंड लाइटिंग इंस्टॉलेशन, सिग्नलिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा जो वहां पे बना हुआ रहेगा उसके लिए, ठीक है। और नेक्स्ट हो जाएगा लाइटिंग इंस्टॉलेशन। लाइटिंग इंस्टॉलेशन में जो भी वहां पे जैसे वेपर लैंप होगा या फिर बल्ब होगा, फैन होगा, सॉकेट होगा, ये सब जो लगा होगा इक्विपमेंट, उसको भी एक्साइट करने के लिए, एनर्जाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर से जो वोल्टेज मिलता है 230 वोल्ट उसका इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिए, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर लिमिट्स द वोल्टेज फ्लक्चुएशन। ये इसी में हमारा क्या होता है कि हम वोल्टेज फ्लक्चुएशन के लिए ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर लगा के रखते हैं। कहाँ, ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं भैया, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर लगा हुआ रहता है ताकि ये जो 25 kV और 230 kV है वोल्टेज, 25 kV प्राइमरी में, 230 kV सेकेंडरी में, उसको क्या हो कि मतलब स्टेबलाइज करके रखें। अब उसमें जो फ्लक्चुएशन हो उसको लिमिट करके रखे, रिड्यूस करके रखे, ठीक है। फ्लक्चुएशन यहाँ पे देखिए 5% ऑन सेकेंडरी साइड, मतलब कि जो 230 वोल्ट है इसमें मात्र 5% फ्लक्चुएशन होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा होता है तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं, हमारे लिए नहीं मतलब उस पोस्ट कंट्रोलिंग पोस्ट के लिए अच्छा नहीं है। मतलब 230 का प्लस माइनस 5%, 230 का 5% निकालिएगा, ठीक ना, और 230 का 5% निकाल के 230 में जोड़ दीजिएगा तो मैक्सिमम वो हो जाएगा, और 230 में फिर वही 5% जो निकाले थे उसको घटा दीजिएगा, मिनिमम वो रह जाएगा। तो उस रेंज के बीच में हमारा क्या होना चाहिए, LT वोल्टेज कह सकते हैं या फिर सेकेंडरी वोल्टेज होना चाहिए। नेक्स्ट उसी में कह सकते हैं एंड फॉर 20%। ध्यान रखिएगा सर, ये सब ऑब्जेक्टिव में आपको पूछा जा सकता है, जो एक्सिलरी ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में कितना फ्लक्चुएशन हो सकता है या टॉलरेंस कितना है वे, या फिर जो आपका प्राइमरी साइड है उसका टॉलरेंस क्या है, ये सब आपको पूछा जाएगा। फॉर 20 प्लस माइनस 20% फ्लक्चुएशन ऑन प्राइमरी साइड। तो प्राइमरी साइड में जो फ्लक्चुएशन होगा मतलब इसके साइड में 25 kV साइड में कितना होगा, प्लस माइनस 20% फ्लक्चुएशन हमारा चलेगा। बट इतना होता नहीं है सर, क्योंकि हम यहाँ पे क्या ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर लगा के रखे हैं। जैसे ही वोल्टेज ज्यादा या कम होने लगता है तो ये ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर हमारा क्या होगा, वोल्टेज को स्टेबलाइज कर देगा। क्लियर है। इसके बाद हम लोग देखते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। देखिए, इट इज प्रोवाइडेड एट अ वेरियस स्विचिंग स्टेशन फॉर मॉनिटरिंग सप्लाई टू ईच सब सेक्टर, या सब सेक्टर कर लीजिए, सब सेक्शन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं, जो अलग अलग सप्लाई होगा, वेरियस सप्लाई मतलब जो वोल्टेज की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अलग अलग जो वोल्टेज होगा उसको हम मेजर करेंगे उससे। अब अलग अलग वोल्टेज मेजर करने की बात की, जनरली तो हमारा 25 kVA ही आ रहा है, तो 25 kVA में ही जो हमारा वेरिएशन होगा
उस वेरिएशन को या उस फ्लक्चुएशन को हम लोग क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे और नोट डाउन करते रहेंगे। समझ में आएगा? ये काम किसका हो जाएगा, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का। अब बात करते हैं क्यूबिकल का। क्लियर? देखिए क्यूबिकल नेक्स्ट, ए स्मॉल मशीनरी क्यूबिकल is provided to accommodate remote control equipment, control panel। कह सकते हैं कि छोटा सा, मतलब छोटा सा प्यारा सा, जो कह लीजिए 10 बाई 10 का एक रूम बना देते हैं। उसी रूम में आप क्या करते हैं, मतलब इनक्लोज्ड रहता है सर वो, और उसी रूम में आप क्या करते हैं, और बनाते क्यों है ये बोल रहा है, तो टू एकोमोडेट रिमोट कंट्रोल इक्विपमेंट, जो भी हमारा रिमोट कंट्रोल इक्विपमेंट होगा उसको रखने के लिए, उसको एकोमोडेट करने के लिए, या कंट्रोल पैनल को रखने के लिए, या टेलीफोन्स उसी में रहेगा, बैटरीज उसी में रहेगा, एंड बैटरी चार्जर रिक्वायर्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ इंटरप्टर। ठीक है, मतलब बैटरी रहेगा, फिर बैटरी चार्जर रहेगा, फिर जो हम रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट कर रहे हैं किसको, इंटरप्टर को, वो भी हमारा वही रहेगा। ये होता है। तो आप देखिए ये कह सकते हैं कि जो हमारा मिसलेनियस आइटम होगा उसमें हमारा बैटरीज होगा। अलग पॉइंट अगर आपको बनाना है तो बना सकते हैं, बैटरीज होगा। अब बैटरी का एक स्पेशल कैपेसिटी रहता है उसका, सर कि कितना जरूरत है, कितना रिक्वायर्ड होगा, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, बैटरीज को रखेंगे। उसके बाद फिर बात करते हैं कि बैटरी चार्जर के लिए बात कर देंगे, फिर बैटरी चार्जर भी रहेगा वहां पे, क्योंकि बैटरी को चार्ज करना है तो बैटरी चार्जर रह गया। टेलीफोन भी आप लिख सकते हैं कि टेलीफोन भी रखते हैं ताकि जो कम्युनिकेशन हो उसमें कोई बाधा नहीं हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, मिसलेनियस आइटम। तो होप्स आपको समझ में आया होगा कि कंट्रोलिंग पोस्ट पे मिसलेनियस आइटम कौन कौन से यूज होते हैं। देखिए जितना भी अभी हम पढ़ रहे ट्रैक्शन में, हर जगह आपको ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल मिल रहा होगा, या आप पढ़ रहे होंगे, जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, हर सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं आपको ट्रांसफार्मर से भेंट हो ही रहा होगा, ट्रांसफार्मर से मुलाकात होता ही होगा, ट्रांसफार्मर का नाम आप सुनते ही होंगे। तो इस सब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रांसफार्मर कितना इंपॉर्टेंट है आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। Those who are going for preparation of a SSC JEE, just you need to make strong, कह सकते हो, of that subject, which subject, और ट्रांसफार्मर, ओनली ट्रांसफार्मर आई एम सेइंग। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर वे में आप जो है पूरे ट्रांसफार्मर को एक सीक्वेंस वे में अच्छे से पढ़िए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके, अगर आप किसी भी टेक्निकल पेपर का प्रिपरेशन करते हो तो, चाहे वह SSC JEE हो, SSC JEE हो, या BSPSCL का बात कर लो, UPPCL का बात कर लो, ठीक है, UPPCL का बात कर लो, या किसी भी JEE का एग्जाम, NTPC का बात कर लीजिए, या PGCIL का बात कर लीजिए, NPCIL का बात कर लीजिए। ठीक है, ये सब आप ही के लिए बना है सर, और आप ही हाइड्रो पावर प्लांट होता है, NTPC हो गया ना, HPC हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है, NHPC सॉरी, इसको आप NHPC बोलते हो। ठीक है, तो ये NHPC हो, तो इसमें से किसी में भी आप एग्जाम देंगे ना तो आपके टेक्निकल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं ऐसा कि आप लोग जो भी अभी वीडियो लेक्चर देख रहे होंगे, या जो भी पढ़ रहे हैं सेमेस्टर में, ये आपका 5th सेमेस्टर है, आप लोग अपना एक एम, एक अपना गोल सेट कर चुके होंगे कि आगे क्या करना है। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो 4th सेमेस्टर में जब मैं क्लास ले रहा था, कुछ दिन तक क्लास हुआ था शायद, मुश्किल से 1 मंथ और 2 मंथ यू कैन से, 20 दिन 25 दिन के आसपास क्लास चला था जो आपका 4th सेमेस्टर में। उसमें क्लास लेते तो उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कि बस मटर गश्ती करने आते थे क्लास में। ठीक है, उनको मतलब नहीं था पढ़ने लिखने से, तो मुझे उनसे भी मतलब नहीं है, मैं ओपनली बोल रहा हूँ। जो इंटरेस्टेड नहीं है मुझे उससे कोई हमदर्दी नहीं है। ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बच्चा क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, आगे क्या करेगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हिज पर्सनल लाइफ। लेकिन जो बच्चे इंटरेस्टेड, उनमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, तो वैसे बच्चे के लिए मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि अगर आप JEE का प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो अब अभी से ही आप स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं है कि अब सिर्फ आप सेमेस्टर के लिए फोकस करें कि सिर्फ सेमेस्टर पास करना है फिर तो होगा ना, तो फिर वही हालत हो जाएगी
कि जब आप पास आउट होंगे तो फिर से आपको मतलब 1 साल 2 साल के लिए टाइम लगेगा। जब तक आप 1 साल 2 साल टाइम लेंगे तो आपके जूनियर भी फिर 2 साल पास करके आ जाएंगे। और ये जो प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो पैसेंस रखना बहुत जरूरी होता है सर। ऐसा नहीं है कि मतलब तुरंत हो जाएगा, वो लकीली है सर कि अगर तुरंत हो गया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि तुरंत स्टार्ट किए तुरंत एग्जाम दिए, 1 डे एग्जाम दिए, एक एग्जाम दिए हो गया, नहीं। ऐसा बहुत मुश्किल होता है सर, एग्जाम क्रैक करना बोल रहे हो बहुत आसान नहीं है, ठीक है। तो ये दिमाग में आप मान के चलिए, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और आप इस तरह से देखें कि काम अगर कोई भी हो तो कोई भी काम आपके लिए आसान नहीं होगा जब तक कि आप उसको करते नहीं है। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। छोटे छोटे टॉपिक को ही लेके पढ़ना शुरू कीजिए, ना कि 2 घंटा टाइम निकाल लीजिए कि हाँ बस सेमेस्टर के लिए ही फोकस कीजिए, कोई इशू नहीं है। बट 2 घंटे टाइम हमको इसके लिए देना है कि उसको हम अपने एग्जाम के व्यू से पढ़ें, ठीक है। ऑब्जेक्टिव को अब देखिए, जैसे अब बहुत सारे बुक हो गए हैं, वीके मेहता हो गया, फिर आर.के. राजपूत हो गया, जेवी गुप्ता का हो गया, एक होंडा का बुक आता है सर, ठीक है। उस बुक में ऑब्जेक्टिव आपको बहुत मिल जाएंगे, और जो एसएससी जेईई के क्वेश्चन में है उसको आप सॉल्व कीजिए। जहां से भी आपको क्वेश्चन मिलता है एंट्रेंस एग्जाम को, उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। तो ये सब आपको फायदा देगा सर। अगर नहीं करते हो ना तो फिर वैसा ही ढकलोल टाइप से घूमते रहोगे सड़क पे, इधर उधर करते रहोगे, एक लात इधर से बाबूजी मारेंगे, एक लात उधर से मम्मी मारेगी, ठीक है। कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा तुम्हारा, ठीक है। फुटबॉल की तरह बस राउंड राउंड घूमते रहोगे, एक लात इधर से, एक लात उधर से, एक लात उधर से। तो अगर आपको फुटबॉल बनना है तो एंजॉय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन अगर आप फुटबॉल नहीं बनना चाह रहे हैं, आपको लगता है कि आप सेटल हो जाए और एक पर्टिकुलर टाइम में आपके बातों में कुछ वजन हो, मतलब आप कुछ बोलें तो उसको लोग माने समझे, ठीक है। तो अभी से आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्लियर। दूसरी बात, अगर आप सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल पे फोकस कर रहे हैं तो वो भी गलत कर रहे हैं सर, ठीक है। आप नॉन टेक पार्ट को भी ले चले। आप इसमें से अगर सबको ओवरऑल देखेंगे ना तो जितना भी पेपर है ना, अभी तक आपने जितना पेपर पढ़ा होगा ना, सब पेपर से एग्जाम, मैं सिर्फ टेक्निकल की बात नहीं कर रहा, मैं इंक्लूडिंग नॉन टेक और टेक की बात कर रहा हूँ। जैसे एसएससी जेईई की बात करेंगे तो रीजनिंग पूछ देगा, उसमें 50 नंबर का रीजनिंग रहता है सर, और 50 नंबर का जीके जीएस होता है। चलो यहाँ एनएचपीसी की बात करोगे तो टेक्निकल आपको पूछेगा, फिर इंग्लिश पूछेगा आपसे, समझ रहे हैं। जब आप बीएसपीएसएल की बात करेंगे तो उसमें हिंदी पूछेगा, हिस्ट्री पूछेगा, पॉलिटी पूछेगा, साइंस जीके जीएस जिसको बोलते हो नॉर्मली वो पूछेगा। सबसे बड़ा 20 नंबर का कंप्यूटर भी पूछेगा। देखिए कंप्यूटर भी हो गया, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया सब। अब आइए यूपीपीसीएल में, इसमें हिंदी पूछेगा, जीके जीएस पूछेगा, टेक्निकल पूछेगा, एनटीपीसी में मैथ पूछेगा, अंग्रेजी पूछेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका बहुत सारा पेपर होता है। तो मतलब ओवरऑल सबको पढ़ना है। अगर अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में जुनून है कुछ करने का, तो शुरुआत कीजिए। देखिए आप लोग में से बहुत बोले सर आप बस क्लास ले रहे हैं, कुछ वैसा मोटिवेशन नहीं है। मैं एक बात बताता हूँ, मोटिवेशन अगर मैं दे भी दिया, आपको कुछ बढ़िया बात बता भी दिया, पता है अभी आप सुनोगे, जब तक आप सुन रहे हो ना तब तक के लिए आपके पास रहेगा कि नहीं मैं करूंगा, मैं करूंगा। 1 घंटे तक रहोगे, 2 घंटे तक रहेगा, फिर आपके पास फोन आएगा, समझ रहे हो ना, फोन आएगा, बस लगे बतियाने। अब रात भर बतिया रहे हैं आप, बतियाते रहिए, खत्म गया आपका जो मोटिवेशन था वो चला गया उस फोन में, उसके पास, ठीक ना। जो आप दूसरे साइड जो मैसेज भेज रहे हैं, दोनों के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। और जो बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, दोनों का वही हाल रहता है इस एज में। तो संभलिए, इस चीज संभलिए, अभी वक्त है पढ़ने का है, अभी पढ़िए। जॉब करो ना यार, बहुत सारा मिल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जॉब के बाद आपके पास अपना पैसा रहेगा, किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो चीज चाहोगे आप वो कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको अपने कैरियर के बारे में सोचना है। कैरियर एक बार सेट हो जाएगा ना तो फिर कोई इशू नहीं है, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारा चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप अभी से क्या करें, 2 घंटा टेक्निकल के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ें, ठीक है। और 2 घंटे 2.5 घंटे जो है जीके जीएस पे पढ़ें। हाँ एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर, जिसका कि कोई सिर पैर नहीं है, कब कहाँ से कब पूछेगा कोई भरोसा नहीं है सर, ठीक है। बोलता है करंट अफेयर की 6 महीने के लिए पूछेगा, लेकिन ऐसा नहीं रहता कि 6 महीने का पूछेगा, साल भर का पीछे भी पूछ देता है। तो करंट अफेयर तो सबसे बड़ा चीज हो गया। तो 2 घंटे 3 घंटे आप जीके जीएस के लिए पर्टिकुलर डे, आधे घंटे 1 घंटे मैथ बना ले, आधे घंटे कहीं इंग्लिश पढ़ ले, फिर उसी में कहीं टाइम मिले तो हिंदी पढ़ लीजिए थोड़ा बहुत। तो ये सब आपके माइंड में रहेगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, जीके जीएस को आप कभी छोड़िएगा मत। अगर 2-2 3-3 घंटा भी अभी से करना स्टार्ट कर देते हैं ना
तो आपका जीके जीएस अच्छा हो जाएगा। और जीके जीएस अच्छा हो जाएगा ना, तो टेक्निकल तो आप हो ही मास्टर। 5th सेमेस्टर में हो, ऑल पेपर लगभग लगभग पढ़ ही चुके हो, तो आप तो मास्टर खुद ही हो टेक्निकल के। आराम से आप क्या कर सकते हो, टेक्निकल कर सकते हो, और ननटेक भी आपका एक साइड से हो जाएगा। तो बहुत आसानी होगी आपके लिए बिल्डअप करना, बहुत आसानी होगी एग्जाम में स्कोर करना, और इजीली आपको पता चलेगा जैसे सेमेस्टर खत्म हुआ, वन डे एग्जाम, किसी भी एग्जाम को दिए आप और आपका फाइनल हो जाता है, तो सोचो कितना अच्छा लगेगा। समझ रहे हो बात को? तो मुझे भी अच्छा लगेगा सुन के कि हाँ चलो मेरे सामने, भले तुम हमारा वैल्यू दो नहीं दो, मुझे दिक्कत नहीं है उस चीज़ों से, अगर मैं होऊंगा उस लेवल का या उस पर्टिकुलर, मतलब अगर मेरा होगा उतना, तो आप रिस्पेक्ट करोगे ना। आई डोंट केयर अबाउट द रिस्पेक्ट, ठीक है, बट यू मस्ट बी हैप्पी इन योर लाइफ। अगर आप कहीं सेटल हो जाते हो तो अरे मिलोगे जरूर, देख कभी दिख भी जाओगे तो एक बार जरूर सोचोगे कि हाँ सर से पढ़े थे, भले तुम इज्जत करो या ना करो, आई डोंट केयर अबाउट दैट, ठीक है। भले तू रास्ता बदल लेगा देख के, पता है मुझे, जब भी देखोगे रास्ता बदल लोगे, मे भी जब बड़े हो जाओगे तो फिर सर जो होते हैं या जो शिक्षक होता है उसका कोई रिस्पेक्ट नहीं रह जाता, कहते नजारे जा दिया, भले हलिए छोड़ना, कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है उसके लिए, बट कोशिश कीजिए कि सबसे पहले अपने कैरियर को सेटल कीजिए, ठीक है। कैरियर एक बार सेटअप हो जाएगा, फिर जो करना है कीजिए ना, आराम से कीजिए, कोई आपको बोलने वाला नहीं रहेगा, कोई आपको मना करने वाला नहीं रहेगा, आपका अपना लाइफ है, ठीक है। चलिए बहुत हो गया ये सब, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज का लेक्चर वीडियो देखने के लिए।